रिकॉर्डिंग ऑन। हमने कुछ बेसिक्स वीबीए के ऐड किया, बताए थे आपको। फर्स्ट में क्या होता है, तो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें डेटा एंट्री बेसिक्स हैं उसमें, दूसरा होता है कैलकुलेशंस, और थर्ड पार्ट क्या होता है, डिसीजंस में बेसिकली कंडीशंस, केस स्टेटमेंट आते हैं बेसिकली, और उसमें आती है कंडीशन से मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते हैं। ये आता है लास्ट में लूप्स, लूपिंग आता है, जिसमें कि मेजर जो लूप्स होते हैं वो होते हैं व्हाइल एंड फॉर लूप्स। जो थर्ड ऊपर वाले जो थर्ड पार्ट होते हैं, डेटा एंट्री, कैलकुलेशंस, डिसीजंस, होता था लूपिंग सॉरी। इनमें जो तीन यहाँ तक होते हैं, डेटा एंट्री, कैलकुलेशन एंड डिसीजन, ये होता है, इनका पार्ट होता है तो 40%, और जो सबसे ज़्यादा जो पार्ट होता है इनका लूपिंग्स का, वो होता है इसमें कि जो मेजर जो काम होगा वो सारा लूपिंग से ही करते हैं, क्योंकि अगर हमें बीबीए की ज़रूरत क्यों पड़ती है, बीबीए की बेसिकली जब जब भी ज़रूरत पड़ती है जब हमें कोई रिपीटेटिव टास्क करना होता है, कि अगर नॉर्मल काम हमें करना है तो फिर क्या ज़रूरत है। तो बीबीए तो हम नॉर्मली कर लेते हैं जब एक ही बार में हमें कोई काम निपटा के ख़त्म करना है तो, और जब हमें उसी चीज़ को बार बार हमें रिपीटेड करना होता है तब हमें ज़रूरत पड़ती है लूप कि मल्टीपल, जिसमें कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बना के मीन्स डिसीजंस, कैलकुलेशंस और डेटा पार्ट्स को इंक्लूड किया जाता है, फिर एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बनता है जिसे क्या बोलते हैं हम, या फिर पर्टिकुलर सब रूटीन्स बन गया या फिर कोई फंक्शन बन गया। इस तरह से हम काम करते हैं। तो फर्स्ट में हमने जो प्रीवियस सेशन था उसमें नॉर्मल डेटा एंट्री थी, डेटा एंट्री हम किस तरह से करते हैं, ठीक है, तो उसका थोड़ा सा रिकवर कर लेते हैं आज भी। मैंने एक फाइल ओपन, में हम ओपन करते हैं बेसिक डेटा एंट्री, क्विकली कवर करने की कोशिश करेंगे इसको। तो मान लीजिए मेरे पास ये एक फाइल है जिसमें शीट ए है और शीट बी और शीट सी। तो इसमें मुझे ए एंट्री करवानी है, ए एंटर करवाना है इसी सेल में, और इसमें मुझे बी एंटर करवाना है या सी, या फिर कोई भी आपके हिसाब से जो आप चाहो वैसे। एक जस्ट फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, तो इन तीनों में मुझे एंट्री करवानी है और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बटन आ जाए और उस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँ और वो तीनों में एंट्री कर दे ए बी सी डी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से मुझे इसकी कोड का जो एडिटर है, एडिटर पे जाने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि हम ये बेसिक जो पार्ट है वो हम फर्स्ट डे में कवर कर चुके हैं। तो हम्म, वो व्यू शीट पे कोड राइट करना राइट क्लिक करके। है, राइट क्लिक करके व्यू कोड। ठीक है, कोई और दूसरा भी ऑप्शन है, हम्म, यहाँ से भी दूसरा कर सकते हैं, या ऑल्ट F11, क्या होता है F11, ऑल्ट F11 शॉर्टकट कीज, ठीक है। और एक और होता है, यहाँ पे जाके डेटा में डेवलपर टैब में जाके विजुअल बेसिक्स, यहाँ पेज हैं जिस हम अपने विजुअल बेसिक एडिटर में जा सकते हैं। तो हम पहुँच गए इसके विजुअल बेसिक एडिटर, और ये क्या आ गया, ये तो पहले से ही लिखा हुआ है ना। ये क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है कि इसमें एक पहले से इज लीप करके जो एक फाइल है वो पहले से इंसर्टेड है एज अ, क्या होता है जब हम किसी फाइल को इंसर्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं वो एडिन्स। तो बेसिकली एडिन्स पहले से ही इंसर्टेड है इसलिए इस तरह का दिख रहा है। तो हमारी जो फाइल है वो क्या है, इसका नाम है बेसिक डेटा एंट्री, ठीक है। तो हम इस पे चलते हैं, बेसिक डेटा एंट्री, इसका फाइल का नाम ये है और ये वाली फाइल है, ठीक है। इसमें कितने, तीन तीन सीट ओपन है, क्योंकि अब हमें इसमें कोडिंग करनी है। तो कोडिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, कहाँ पे लिखेंगे हम कोडिंग, कोई आइडिया। जनरल जनरल में लिखते हैं।
मुझे लग रहा है पीछे वाला साफ हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप क्या करेंगे, जैसे हम कोडिंग करते हैं तो एक सेंट्रल मॉड्यूल होता है, क्योंकि कोडिंग वही होनी चाहिए जहाँ पे हम सब जगह से एक्सेस कर सकें उस फाइल में। अगर मान लीजिए मैंने किसी एक फाइल में लिख दी, इस सीट में लिख दी, तो क्या होगा, इस सीट की दूसरी सीट में एक्सेस नहीं होगा, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक इंसर्ट करेंगे मॉड्यूल, इंसर्ट करके राइट क्लिक करके और यहाँ से करेंगे, इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, इसका नाम दे दें बेसिक कैलकुलेशन। इसका नाम हम चेंज करते हैं यहाँ से बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक्स एंट्री, ठीक है, बेसिक एंट्री कर देते हैं। मॉड्यूल इंसर्ट हो गया। अब हम करते हैं पहला कोड लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सब डेटा एंट्री, ठीक है। अब हम डायरेक्ट तो जा नहीं सकते इस सीट, इस यहाँ पे इस लोकेशन पे, तो क्या करना पड़ेगा हमें, पहले इस वर्कबुक, तो वर्कबुक को हम क्या कंसिडर करते हैं, अगर हम सेम वर्कबुक में हम काम कर रहे होते हैं तो क्या लिखते हैं, तो उसका नाम क्या हो सकता है, क्या लिखते हैं हम, पिछली बार हमने बताया था दिस वर्कबुक, दिस वर्कबुक। दिस वर्कबुक, ये दिस वर्कबुक हो गई। अब हम इस वर्कबुक में पहुंच गए, मुझे मान लीजिए फर्स्ट शीट में मुझे एंट्री करनी है इस कॉलम में, तो क्या लिखूंगा मैं, उसके बाद क्या लिखें, वर्कशीट्स, वर्कशीट आ गए। वर्कशीट के अब यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट होगा, क्योंकि इसका हमें इंडेक्स देना होगा, इंडेक्स में हम 1 दे सकते हैं या शीट 1 नाम भी लिख सकते हैं, तो मैंने 1 दे दिया। अब लिखता हूँ इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं, अब बताओ क्या होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए, राइट, क्या ये, नहीं, सेल का नाम कौन से सेल में एंटर कराना ना। अब बिल्कुल इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अब रेंज देनी पड़ेगी, तो रेंज को हम ऐसे RANGE रेंज भी लिख सकते हैं इसमें कि सेल 1 एंड सेल 2 के रेफरेंस से दे सकते हैं, ये हम आगे समझेंगे सेल 1 सेल 2 रेंज को किस तरह करेंगे। तो रेंज में हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं, जैसे A1 हो गया, A1 में करना था, मैं A1 ऐसे कर दिया, ठीक है? जब कोई टेक्स्ट को यूज करते हैं हम, तो ये इन्वर्टेड जो कॉमास होते हैं ना, इनमें यूज किया जाता है। अगर कोई नंबर होगा नॉर्मल, तो हम उसको तरह के जो कॉमास होंगे ना, इनमें नहीं हम ऐड करेंगे, नॉर्मली हम लिख सकते हैं। ये तो हो गया, रेंज हो गई, ठीक है। अगर रेंज इक्वल टू क्या लिखना है मुझे, ए एंट्री लिख, एंट्री करनी है। अब देखो ये एरर क्या, ये एरर क्यों आ रहा है, ये एरर इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे हमने ब्रैकेट को बंद नहीं किया है। देखो यहाँ पे जो नंबर था नॉर्मल, वन लगा दिया। हाँ, इसमें नॉर्मल नंबर था क्योंकि इंडेक्स दिया था हमने, इसलिए इसको कोई इन्वर्टेड जो कोट्स में लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये टेक्स्ट था कि हमने A1 लिखा है ऐसे करके, तो इसके ये रही चीज। अब ये चीज हमने पिछले सेशन में बताई थी कि इसमें जो लेफ्ट साइड में होता है वो क्या होता है, वो रिसीवर होता है, और ये क्या होता है, ये डोनर होता है। मतलब यहाँ से ये वैल्यू, इस वाली जो लेफ्ट साइड की, जो राइट साइड की वैल्यू है, वो लेफ्ट साइड के एरिया में यहाँ पे फिल हो रही होगी, वैल्यू ऐड हो रही होगी। तो मतलब इस लोकेशन पे ये वैल्यू जाएगी, एंट्री हो। तो सेम वे में हमने एक बार एक में लिख दिया, अब मुझे दूसरे में करना होगा तो मैं क्या लिखूँ, बार बार तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं क्या करूँगा, शीट 2 में जाना है तो मैं शीट 2 लिख दूंगा, यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब शीट 2 में मुझे लोकेशन देखनी पड़ेगी, क्या एयर रेंज है इसकी, ये है F, और यहाँ से देखते हैं F9। हम क्या करेंगे, यहाँ से जाके यहाँ लिख देंगे F9, और इसमें क्या लिखना है, B। सेम मुझे थर्ड का करना है, तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे जाके, और इसमें क्या है I10, और यहाँ पे, I10। और यहाँ पे कर दिया, इसमें आ गया C। अब बताओ कोड चलेगा, ये काम करेगा, लेकिन इसमें एक नहीं, चीज, वर्कशीट भी हमें सही करना है। हाँ बिल्कुल। तो बेसिकली इसका क्या है, अगर मैं इसको अब नाम देता हूँ, मैं इंडेक्स नहीं दे रहा, उसका नाम दे देता हूँ। नाम देने के लिए क्या, नाम टेक्स्ट है इसलिए मुझे टेक्स्ट में लिखना पड़ेगा ऐसे करके, अब चलेगा ये। और इसको अगर मुझे इंडेक्स देना 3, तो ये है मेरे पास, ये प्रिपेयर हो गई। अब मैं इसको ऐसे करता हूँ, यहाँ से सब हटा देता हूँ, यहाँ से हटा दिया, हटा दिया, थर्ड वाला यहाँ से भी, मैं इंटरनली यहाँ से चलाऊंगा जाके, तो क्या होगा, ये चल जाएगा। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास जो भी मैक्रो होगी, तो मैं F12 करके फिर F11 करके अंदर जाके फिर वहाँ से रन करूंगा, है ना, तो कोई मतलब नहीं हुआ फिर मैक्रो का। इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हमने मैक्रो बना ली, तो हम एक बटन इंसर्ट करते हैं। तो बटन कैसे इंसर्ट करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे डेवलपर टैब में, ठीक है, डेवलपर टैब में इंसर्ट जो ऑप्शन आता है, यहाँ से कंट्रोल्स में, कंट्रोल में इंसर्ट का ऑप्शन आता है, तो ये आता है फॉर्म कंट्रोल्स, और ये होता है एक्टिव एक्स कंट्रोल। तो हम फॉर्म कंट्रोल को यूज़ कर लेते हैं यहाँ से। फॉर्म कंट्रोल को मैंने ऐसे करके
अपने हिसाब से जितना भी। अब ये पूछ रहा है कि मैक्रो कौन सा असाइन करना है, तो आप या तो डायरेक्ट यहाँ से असाइन करके ओके कर सकते हो, या फिर मैं नहीं कर रहा हूँ अभी। मान लीजिए मैंने किया नहीं और यहाँ पे ऐसे ये कर लिया सर, तो अभी कुछ नहीं चलेगा। इस पर क्लिक करता हूँ तो ऐसे आ जाता है। मुझे नाम चेंज करना है इसका, तो मैं या तो ऐसे डायरेक्ट कर लूँ या फिर राइट क्लिक करके और एडिट का आता है जो ऑप्शन, एडिट का ऑप्शन आ रहा है ना, एडिट टेक्स्ट, यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ इसको डेटा एंट्री, डेटा। इसका जो साइज है वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ कम ज़्यादा। अभी क्या हो रहा है, अभी कोई इसमें कोई मैक्रो असाइन नहीं है, तो मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है इसका डिजाइन चेंज करने के लिए ऑप्शन देता है। लेकिन जैसे ही मैं इस पर असाइन कर दूंगा फिर ये ऑप्शन नहीं आएगा, फिर आपको राइट क्लिक करके जाना पड़ेगा। जैसे मैं करता हूँ इस पर, अब मुझे एक कोड असाइन करना है। मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद ये आता है असाइन मैक्रो। जब भी कोई भी, जैसे कोई भी आइटम, या तो इमेज हो गई, टेक्स्ट, या टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट पे तो हो सकता है, यहाँ पे जैसे कोई इमेज होता है, बेसिकली ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पे आप मैक्रो असाइन कर सकते हो उसमें। तो यहाँ राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा असाइन मैक्रो। तो असाइन मैक्रो जैसे ही मैंने किया, तो जो भी मैक्रोज होंगी अवेलेबल वो सारी आ जाएंगी, विजिबल होंगी वो, और जो प्राइवेट होंगी वो नहीं दिखेंगी आपको। यहाँ पे जैसे ये है ना, इस पर मैं क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, ये क्या होगा, ये मैक्रो असाइन हो गई। अब मैं जब इस पर क्लिक करने जाता हूँ तो देखो ये क्या आ रहा है, उंगली बन के आ रही है, मतलब इसको चलाओ। अब ये बोला है इसको रन करना है, ठीक है। क्योंकि अब वो ऑप्शन नहीं है, अगर आपको वो वहाँ पे वो ऑप्शन लाना है, इसको मतलब इसकी जो मॉडिफिकेशन चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कंट्रोल और इसके बाद कंट्रोल प्रेस कर लिया आपने बट उसका कीबोर्ड का, उसके बाद यहाँ जाओगे और इस पर क्लिक करो, तो ये ऐसे होगा। या फिर राइट क्लिक करके तब आप इसको कम ज़्यादा या फिर कुछ भी जो चेंज करना है वो कर सकते हो, या फिर दूसरी जो मैक्रो उसको असाइन कर सकते हो इस पर राइट क्लिक कर। क्लियर। अब अब हमें अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके क्लिक करूंगा, तो क्लिक करते ही देखो असाइन हो गई, ये मैक्रो रन हो गई। अब मुझे यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये चीज़ क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये मैं ये पूछ रहा हूँ, ये A1 लिख रखा है, इसको डबल कोड में क्यों दे दिया इसको? ये तो रेंज है ना। A1, हाँ। ये रेंज क्या होती है, रेंज बेसिकली टेक्स्ट होता है। अगर मैं यहाँ लिखूँ A1 तो क्या आएगा, ये A1, तो ये रेंज है, क्या है ये, एज ए रेंज जो होती है ना, जब हम लिखते हैं वो एज ए टेक्स्ट काम करता है, इसलिए हमें डबल कोट्स में लिखना होता है। बट फॉर्मूले में तो नहीं लिखते हैं वैसे। हाँ, फॉर्मूले में नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ये VBA का एडिटर है, यहाँ पे कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे हम एक्सेल में तो नॉर्मल इसका ये एडिटर है, तो इसमें हम क्या लिखते हैं, जैसे हमने लिखा सम, ठीक है, और यहाँ से ऐसे करके ले लिया, ये क्या है, ये रेंज मान लिया लेकिन VBA में क्या करता है, VBA में अभी जैसे मैंने बताया था ना, बाद में बताऊंगा ये वाली। तो जैसे मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ रेंज, ठीक है, यहाँ ले डॉट रेंज, जैसे इस पे प्रॉब्लम कर डॉट, ऐसे क्लिक करूंगा ना, तो इसमें क्या होता है, फिर सेल्स के फॉर्मेट में हमें देना पड़ेगा। जैसे सेल होती है ना, यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे होता है, जब हम किसी पे क्लिक करते हैं तो क्या आता है, ये पर्टिकुलर सेल है, लेकिन इसके क्या है, कॉलम है कुछ और कुछ रो है। तो कॉलम क्या है D, और रो क्या है 6। तो सेम जो कॉम्बिनेशन होता है वो रेंज के अंदर भी होता है। अगर मैं मान लीजिए यहाँ से दो रेंज सेलेक्ट करता हूँ, ये वाली रेंज सेलेक्ट कर ली, यहाँ तक ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ काउंट A, ठीक है, काउंट A, और यहाँ से मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करी, तो इसमें क्या आ रहा है, इसकी जो जो कैसे आ रहा है, काउंट है ही ये नहीं आ रहा है काउंट। ना। हाँ, तो ये आ रहा है ऐसे, इसका जो फॉर्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है, C5 से डॉट C5, और जो ये जो कॉलन है और फिर E10 आ रहा है, इस तरह का आ रहा है ना फॉर्मूला। तो सेम वे में हर एप्लीकेशन का अपना एक जो रेंज को रेफर करने का एक वे होता है। तो ये क्योंकि हम इसी इसी में काम कर रहे हैं, इसका यही एडिटर है, यही आउटपुट है, यही सब कुछ है इसका, तो इसलिए क्या कर रहा है, ये डायरेक्ट रेंज को रेंज कन्वर्ट कर रहा है, रेंज मान रहा है। लेकिन एडिटर में क्या होता है, एडिटर में कोई ऐसा तो कुछ है नहीं, हम यहाँ तो लिख नहीं रहे क्योंकि इसको परफॉर्म हम यहाँ करवा रहे हैं। और ये जो एडिटर है इसका सर्टेन लैंग्वेज है और इसके सर्टेन रूल्स भी हैं, क्योंकि जिस मॉडल में इसको प्रिपेयर किया गया है उसके हिसाब से वो सपोर्ट करेगा चीज़ें।
ठीक है। तो सेम वे में उसमें हमने जो इसने माइक्रोसॉफ्ट ने डिफाइन किया हुआ है रेंज को, किस तरह से इसको लेना है, तो या तो आप डायरेक्ट रेंज को लोगे तो इस तरह से दिखाना पड़ेगा, या फिर इसके द्वारा बनाई हुई रेंज को लोगे तब आपको सेल्स के फॉर्मेट में दिखाना पड़ेगा। मतलब इस फॉर्मेट में जैसे यहाँ पे दिखाया C5 और C10 दिखाया, सेम वे में आपको सेल्स क्या होती है, सेल्स होती है, एक मिनट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते, रफुल कर लेते। अब चल क्यों नहीं रहे, हम कर देते हैं, तो मैं दोबारा कॉपी कर लिख देता हूँ 1, ठीक है। इस वर्कबुक डॉट वर्कशीट 1 डॉट रेंज। तो जैसे ही मैं लिखूंगा ना, अभी क्या कर रहा था, जैसे मैं अभी लिख रहा था थोड़ी देर पहले, तो ये दिख रहा था सेल्स करके आ रहा था, यहाँ पे एक सेल्स आ रहा था और दूसरा सेल्स आ रहा था, ऐसे करके सेल्स, ऐसे जैसे लिख रहा हूँ ना सेल्स, क्या आ रहा है, रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स। तो सेल का मतलब क्या है, सेल का मतलब यही होता है जो कि हमने यहाँ पे देखा, एक सेल का मतलब ये है, ये वाला सेल, एक सेल, ये सेल का मतलब ये है, ये वाला, इसको हम यहाँ पे लिखें, एक सेल हो गए। हाँ हम इसको यहाँ C5 लिखेंगे, लेकिन वहां पे जो VBA में लिखना होगा वो कुछ और तरह से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे हम इसको, 3.5 इसको हमने प्रीवियस उसमें कर, अब इसमें क्या होता है, जैसे मैं एक बंद कर देता हूँ, थोड़ा सा हेल्प नहीं मिलती क्या। अब ये क्या बोल रहा है, पहले रो लिखो फिर उसके बाद कॉलम लिखो। तो रो क्या है, अब वहां पे हम इसको लेके आ जाते हैं यहाँ पे C5, इसी रेंज को हम लिखते हैं, ठीक है। कमेंट कर दिया और ये C5। तो अब ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रो क्या है इसमें, तो हमें इसमें पता चल जाएगा रो क्या है, 5 कॉमा कॉलम क्या है, C मीन्स 3। हाँ ये हो गया फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो दूसरा कॉलन है ना, ये कॉलन लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लगेगा कॉमा लगाने के बाद फिर लिखेंगे हम सेल्स, दोबारा लिखेंगे सेल्स, और सेल्स को फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा अब स्टार्ट, अब रो इसमें क्या है, इसमें रो कितनी है 10, ये वाली, और कॉलम कितना है, कितना होता है E5, ऐसे। तो एक्सेल में क्या होता है, पहले कॉलम आता है फिर रो आती है, लेकिन BBA में क्या होता है, पहले रो आती है फिर उसके बाद कॉलम आता है, ठीक है। मतलब उसकी तरह लिखना होता है ना, इसमें एड्रेस फंक्शन जो आता है, एड्रेस फंक्शन और इनडायरेक्ट हाँ होता है ना, अब उसमें हम ऐसे ही लिखना है। बिल्कुल, अब हम इसमें मान लीजिए मैं लिख देता हूँ एक्स वैल्यू क्या करता हूँ, इसको हम कैसे लिख सकते थे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे यहाँ से जाके क्या हमने बिल्कुल ये भी लिख सकते थे, यहाँ हम लिख देते हैं 22, ठीक है। अब एक एक को रन करने की कोशिश करेंगे यहाँ, तो सब कुछ सही है, इसको मैं बंद कर देता हूँ पहले, ठीक है। और मैं इसी से ऐसे ही करता हूँ, केवल डेटा एंट्री, क्योंकि ये पार्ट क्या है, हाँ ये है नहीं उसमें, ठीक है, डेटा एंट्री नहीं है। अब एक बात देखिए, इनकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, केवल इसको रन करने की कोशिश करेंगे, ये थर्ड वाले बंद कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि ये दिखेगा, ठीक है, ये दिख रहा है ना एरिया, हाँ दिख रहा है। अब हम इसको रन करें, तो क्या किया इसने, इस रेंज में, पूरी रेंज में, यही रेंज थी, इस रेंज में इसने क्या कर दिया, ये वाला एंट्री कर दी एक्स की। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ, और अब करता हूँ इस, मतलब बंद नहीं करते, एक और बना लेते हैं, और यहाँ से करेंगे 2, और इसको ऑन कर देते हैं और ये वाला बंद कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी एंट्री करते हैं, इसका देखते हैं तो क्या आगा, मैं बाई एंट्री कर दी, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसको एज ए टेक्स्ट माना, अगर मैं एज ए टेक्स्ट लिखूंगा ऐसे सिंपल सा, तब क्या करेगा, तब ये ऐसे लिखना पड़ेगा हमें। अगर डायरेक्ट रेंज को यूज करेंगे, अगर मुझे BBA की लैंग्वेज में यूज करना है रेंज को, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, तो सेल देके, सेल करके उसके बाद में रो और कॉलम दोनों देने हैं। बिल्कुल, ये रिप्रेजेंट करेगा एक सेल को, ये रिप्रेजेंट करेगा एक सेल को, तो जो एज पर क्राइटेरिया रूल्स के अकॉर्डिंग इसको अगर हम डिफाइन कर दें, इसको डिफाइन कर दें, तो फिर हमें इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। और
ये क्या होता है, जब हमें कुछ स्टैटिक देना होता है तब तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हमें कोई इसमें भी मॉडिफिकेशन करने होते हैं, मान लीजिए मुझे इसको आगे पीछे रन करवाना है, जैसे टेबल प्रिंट करनी है, तो उसमें क्या होता है, कॉलम भी चेंज होगा, रो भी चेंज होगी, तब हम इस तरह के रेंज को यूज़ करें। इसमें क्या है, नंबर है, तो नंबर को हम चेंज कर सकते हैं ना आगे चल के। इसमें इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन इसमें नहीं हो पाएगा, इसमें फिर प्रॉब्लम होगी। वो तो इसमें भी जाता है, लेकिन इसमें फिर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो हाँ अब हमारा वे है, अपना वे है, किस तरह से आप इसको कंसिडर करते हो। क्लियर? कोई डाउट? clear, नहीं ये तो हो गई सिंपल सी डेटा एंट्री, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा इससे हाई लेवल की, मतलब और एक बेसिक कैलकुलेशन चलते हैं। डेटा एंट्री पार्ट हमने देख लिया, एक सिंगल सेल में भी करके देख लिया, मल्टीपल सेल्स में भी करके देख लिया, और मल्टीपल रेंज में भी एक साथ हमने कन्वर्ट करके देख लिया। अब मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है, जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू यहाँ पे हो, कुछ यहाँ पे हो, और मुझे इसका टास्क परफॉर्म करना है एडिशन का, और यहाँ पे इसका जो आउटपुट है वो आ जाए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ जाते हैं कोडिंग में इसकी, और कोडिंग करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखो, हमने क्योंकि हमने ये सारे हटा दिए थे, अब आएंगे नहीं, वो कैसे लाने पड़ेंगे हमें। हम जाएंगे यहाँ पे व्यू में, और यहाँ पे क्या करना होगा, इसमें प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर और दूसरा प्रॉपर्टी विंडोज। ये ऊपर आ जाता है, इसलिए हमें क्या करना, थोड़ा सा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। इसमें मैं क्विकली ऐड कर लेता हूँ मॉड्यूल, एक मॉड्यूल ऐड कर लिया। मॉड्यूल ऐड करने के बाद अब हम ये थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ताकि एक ही में दोनों दिखें। एक बार म्यूट कर लो थोड़ा सा। राहट की आवाज़ कैसी है? चलो कोई नहीं। क्या हुआ, आवाज आ रही है क्या मेरे हेड से? हाँ, सरसराहट की आवाज़ आ रही है। अभी म्यूट। हाँ, म्यूट कर लो बस। हाँ, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ पे एंट्री करता हूँ, ठीक है। मुझे इस यहाँ पे एंट्री करनी है, कुछ भी कोई एक नंबर पॉइंट कर एंटर करना है, और यहाँ पे भी करना है, उसके बाद इसकी बेसिक कैलकुलेशंस भी करनी है। अभी तक हमने देखा एंट्री पार्ट, तो अब हम एक बार कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे सब रूटीन, हमें स्टार्ट करना है, तो सब और बेसिक कैलकुलेशन, ये बना लिया। अब हमने अभी तक तो ये बिल्कुल, टाइटल हो जाएगा, हाँ ये टाइटल हो जाएगा सब रूटीन बेसिक कैलकुलेशन। बिल्कुल, हाँ ये बेसिक, ये है, इस नाम से ये चलेगा सब रूटीन, क्योंकि जब हम फंक्शन को रन करते हैं तो उसका नाम होता है ना, जैसे सम, काउंट, इस तरह का। वैसे ही इनका नाम होता है, पर्टिकुलर नाम देना होता है, क्योंकि अगर हम नाम नहीं देंगे तो इसको कॉल नहीं करवा पाएंगे हम, क्योंकि हमें नाम ही अगर नहीं इस पता होगा। अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूं उसके बाद में यही वाला रन कराना हो तो हो जाएगा ऐसा, या नाम पर्टिकुलर नाम वही होता है उसी नाम पे काम करेगा? नहीं, जैसे जो नाम चेंज करना है बाद में भी चेंज कर सकते हो। इस नाम को जैसे चेंज किया और यहाँ पे असाइन किया, तो यहाँ पे असाइन करने में वही नाम असाइन होना चाहिए जिसको आप रन करवाना चाहते हो। अगर गलती से दूसरे को रन ऐड कर दिया इसमें, तो वो रन हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो इसलिए हम पर्टिकुलर उसी को रन करवाएं जिसकी हमें ज़रूरत है, इसलिए नाम होता है। जैसे एक क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट कितने होते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, लेकिन अगर उनका नाम हमें नहीं पता तो हम किसको बुलाएंगे, किसी को बुलाएंगे, ए ऊ या कुछ भी, जैसे एक कुछ अपना बना के, तो क्या होगा, कोई भी उठ के आ जाएगा। तो इसीलिए होता है पर्टिकुलर नाम, इसीलिए होता है उस पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट आउट करने के लिए, या पर्टिकुलर थिंग को पॉइंट आउट करने के लिए। क्लियर? मतलब हाँ क्लियर, मतलब हर एक मॉड्यूल बनाओगे तो उसका एक नाम देना पड़ेगा। देखो, मॉड्यूल का नाम होता है, ये अलग है, ये मॉड्यूल का नाम है। मॉड्यूल का आप दो ना दो तब भी चल जाता है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मॉड्यूल वन ही होता है, इसमें डुप्लीकेसी नहीं हो सकती एक उसमें। ये ऑटोमेटिक ये टेक केयर करता है एक्सेल VBA पार्ट। यहाँ पे आप नाम देना चाहो दे सकते हो, लेकिन जब ये लिखते हो आप यहाँ पे जो नेम है ये वाला, हाँ इसमें क्या होता है, ये एक मॉड्यूल में मल्टीपल सब रूटीन भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे कंफ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, वो रिलेटिव नाम देते हैं उससे, जो हम परफॉर्म करने वाले हैं, टास्क परफॉर्म करने वाले हैं, उस टास्क से रिलेटिव, ताकि क्या रहे, हमें पता रहे, अच्छा इस तरह का नाम है, ये इसका होगा या उसका होगा, इस ओके तरह से। ओके समझ गया। तो अब हम लिखते हैं इसमें, इसीलिए हमने एक इसके रिलेटिव नाम दिया बेसिक कैलकुलेशंस। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमने देखा कि लेफ्ट साइड में क्या होता है, जहाँ पे हमें डेटा एंट्री करवानी होती है वो, और राइट साइड में क्या होता है, जिसकी हमें एंट्री करवानी है, तो जो वैल्यू फिल करनी है वो। तो इसमें हम क्विकली लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन, क्योंकि अब हमारे पास एक ही शीट है,
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस कैलकुलेशन को या इसको दे सकते हैं या इंडेक्स को दे दें। तो क्या लिखेंगे हम, पहली एंट्री को लिखने के लिए क्या करना होगा, या तो हम उस वे में चले जाएं जो पहले वाला किया था उसमें, या फिर अब हम थोड़ा सा स्मार्टनेस के साथ, मतलब इसकी जो वे होता है लिखने का, विवे का जो अपना तरीका होता है उस हिसाब से करते हैं। तो अब देखो पहले हम रिक्वायरमेंट समझते हैं इसकी कि रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट ये है कि पहला ये जो रेंज है, ये सेल है, इसमें कोई एंट्री करवानी है मुझे और दूसरी वाली में एंट्री करवानी है, क्लियर, और यहाँ पे रिजल्ट लेके आना है। अब एंट्री का जो डेटा होगा वो उसका वो क्या होगा, टाइप क्या होगा डेटा का, डेटा का टाइप क्या है, क्योंकि हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो क्या होगा, ये तो या इंटीजर होगा या फिर डेसिमल नंबर होगा। तो हम अभी बात कर रहे हैं इंटीजर नंबर की, तो क्या होगा, एक इंटीजर ये होगा, एक इंटीजर ये होगा, और दूसरा इसका जो इसका रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर होगा, क्योंकि हम इंटीजर की बात कर रहे हैं। इंटीजर इन द सेंस जो होल नंबर को इंटीजर बोलता है ये, ठीक है, यहाँ पे वो इसका जो होता है यूनिट होता है। ओके। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल, हम क्योंकि हम स्मॉल नंबर के साथ डील कर रहे हैं तो हम इंटीजर ही लिखेंगे। तो हमें पहले इसको डिफाइन करना होगा। मान लीजिए मैंने इसको डिफाइन कर दिया ए, इसको डिफाइन कर दिया, जैसे मैं डिफाइन करता हूँ, मैं ए बी सी डी या आई एफ जी ऐसे करके करता हूँ, या फिर एक्स वाई जेड ऐसे करके करता हूँ डिफाइन। तो उसी वे में करते हैं। तो डिम डिफाइन कैसे करते हैं हम किसी को, किसी भी वैल्यू को, 2 के साथ, डिम के साथ में, डिम डिम, डायमेंशन, ठीक है, हाँ, डिम के साथ। तो डिम तो टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं ना। नहीं, डिम में होता है, डायमेंशन होता है बेसिकली, ये रिप्रेजेंटेटिव है कि आपने डिफाइन किया हुआ है कोई भी डेटा टाइप, इसलिए जब भी डिफाइन करते हैं उससे पहले हमें डिम लिखना पड़ता है, डायमेंशन, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ डिम एक्स एज अ इंटीजर, मैंने एक डेटा टाइप डिफाइन कर लिया इसके लिए, अब इसके लिए डिफाइन करता हूँ, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, म्यूट कर लो एक बार। डिम एक्स एस स्ट्रिंगर, इंटीजर फिर उसके बाद नीचे लिखिएगा एक्स, हाँ, क्या लिखूं मैं यहाँ पे, डिम एक्स, फिर ठीक है, ये बाई लिख दिया दोनों का। इसका अगर मैं चाहूं तो कर सकता हूं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, अभी छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। ये दो हो गए डिफाइन, एक्स एज इंटीजर, बाई एज इंटीजर। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत सारे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर एक ही जैसे डिफाइन है तो आप क्या करो, एक्स कॉमा बाई ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी फिलहाल नहीं करते हैं ऐसे, क्योंकि हमारे पास स्पेस है काफी। अब जब हमने इसको डिफाइन किया तो इसकी वैल्यू भी फिल करवानी है, तो मैं लिख देता हूँ एक्स इक्वल टू 25, वाई इक्वल टू 34। ये वैल्यू फिल करवा ली हमने, ये इनको डिफाइन कर लिया, इसके बाद वैल्यू फिल करवा ली। और अब आते हैं हम यहाँ नीचे, हमने यहाँ पे वैल्यू फिल करवा ली। वैल्यू फिल करवाने के बाद आप जाते हैं एंट्री पार्ट पे। तो एंट्री में क्या करना होगा, मैं दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स, वर्कशीट में क्या है 1 डॉट रेंज या सेल्स लिख देते हैं, कुछ है नहीं मल्टीपल तो हम लिख देते हैं सेल्स। अब जैसे इसका नाम आपने कैलकुलेशन रख रखा है, तो आप कैलकुलेशन नहीं लिख सकते? हाँ इसमें बिल्कुल लिख सकते हैं, हाँ मैं इसी पे आ रहा था। अच्छा, ठीक। तो 1 लिखा है ना, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। हाँ मैं इसी पे आ रहा था अभी, इस पे लिख देते हैं सेल्स। वो क्या है इसकी 7 कॉमा 1, नहीं 1 नहीं है, ये है 5, सॉरी 4 है इसकी, है ना, 4 इक्वल टू क्या लिखेंगे एक्स, इसमें मुझे एक्स की वैल्यू फिल करवानी है। अब सेम इसमें आते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं 7 कॉमा 5 6, लिख देंगे बाई। अब देखो यहाँ पे, अब ये हमें 1 2 लिखना गलत बात, वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि हमारे पास एक ही शीट है और इसका नाम है कैलकुलेशन, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे,
तो हम इसका नाम कॉपी करेंगे और यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन, ऐसे, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अभी मान लीजिए आप कर रहे हो कोडिंग, कोई दूसरा आ गया इसकी जगह, उसने देखा हो, उसको समझ ही नहीं आएगा, फिर क्या हो गया। तो ऐसा हमें कभी कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, इनपुट समझ लिया, इसका इंटीजर इनपुट है और इसमें डेटा जो हमें सेट करना है, डेटा फिल करवाना, वो भी कर लिया, और उसके बाद यहाँ के गए और ये भी कर लिया, ठीक है। इस वैल्यू में मुझे इसको x को फिल कराना है और इसमें करना है y को फिल करना है, ठीक है। ये हो गया। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि हमें ये क्यों तामझाम किया, हम डायरेक्ट नहीं कर सकते थे ये सब कुछ, यहाँ पे वैल्यू लिख सकते है ना, ये वाला 25 लिख सकते थे, यहाँ पे लिख सकते थे 34, सब कुछ कर सकते थे, तो ये क्यों किया। बिल्कुल आपका क्वेश्चन जायज़ है, और इसका मतलब ये है, हम इसलिए करते हैं कि ताकि हमें ये पता रहे इसकी जो डेटा टाइप है वो क्या है, और ये क्योंकि इसका अगर हमें डेटा टाइप पता होगा और हमने ऊपर लिखा हुआ है, इसको डिफाइन किया हुआ है, मतलब तो पहले फर्स्ट सेशन में हमने बताया था क्या, यहाँ पे जाते हैं और ऑप्शंस में जाके क्या रिक्वायर्ड वेरिएबल लिख लेते हैं। जैसे हम नेक्स्ट वाला क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, ऑप्शन एक्सप्लिसिट आ जाएगा, तो ऐड कर लेते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा इनको डिफाइन करने का, देखो दो दो फायदे होंगे। एक तो ये है कि हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू को, तो कभी भी अगर हमें वैल्यू चेंज करनी हुई और जितनी बार हमने इसको वैल्यू को यूज किया है आगे आगे नीचे नीचे, तो क्या होगा, हमें हर जगह को वो वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी जाके, ठीक है। वैल्यू चेंज करनी है, अभी तो ये 2 लाइन का कोड है, हो सकता है आपका 50 लाइन का कोड हो, तो आप क्या करोगे, हर जगह जाके वैल्यू आप चेंज करोगे, है ना, वो हेक्टिक हो जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी, उसमें अगर कोई गलती के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले ऊपर डिफाइन कर लेते हैं, जिससे कि अगर मुझे मान लीजिए इसकी वैल्यू चेंज करवानी है इसकी, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर में मुझे पता है अच्छा एक्स दिया हुआ है इसकी वैल्यू, ठीक है, मैं यहाँ चेंज करूँगा, पूरे मैक्रो में चेंज हो जाएगा, पूरे सब रूटीन में हर जगह चेंज हो जाएगा, मुझे बार बार इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पहला ये फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आप अगर हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है इसकी क्या है, ये इंटीजर या फिर डेटा टाइप, और अगर मैं कुछ और देता हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, वो एरर देगा यहीं पे, वो आगे नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया कुछ भी और डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया जाके, और कुछ हो सकता है कुछ डेटा टाइप गलत कर दिया, तो क्या होगा, आपकी जो कैलकुलेशन है वो पूरी खराब हो जाएगी और आपको फिर ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी। ओके, मतलब यहाँ पे चेंज करोगे पूरे कोड में अपने आप चेंज हो बिल्कुल, जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम पहले इनकी रिक्वायरमेंट समझते हैं। रिक्वायरमेंट क्या थी, इसमें 2 एंट्री करनी थी, इसलिए हमने इनको डिफाइन कर लिया। डेटा टाइप डिफाइन करने के बाद इनमें वैल्यू फिल कर ली। वैल्यू फिल करने के बाद अब हम गए लास्ट में, यहाँ पे वैल्यू हमने इनपुट करवा ली। इनपुट करवाने के बाद अब आता है हमारा काम, आता है अब ये क्या हो गया, ये पहली रिक्वायरमेंट, जो ये क्या है, ये पूरे पार्ट क्या है, इनपुट, यहाँ तक हो गया इनपुट, यहाँ से चला ये प्रोसेसिंग का पार्ट, ठीक है। ये हो गए प्रोसेसिंग, यहाँ पे लिख देता हूँ पुट, और यहाँ से चलेगा प्रोसेसिंग, और ये हो गई प्रोसेसिंग, यहाँ से स्टार्ट होगी। तो और यही वे हमें रखना है इसका, पहले इनपुट सारा ले लो जितना भी है, और फिर उसके बाद प्रोसेसिंग ले लो, फिर आउटपुट होगा फाइनल में, लास्ट में रखते हैं हम आउटपुट। इससे क्या होता है, इससे हमें क्लियरिटी रहती है कि अच्छा हमने कहाँ पे क्या यूज किया हुआ है इसका, आउट। इससे आपको जो कोड है आपके, वो डिबग करने में प्रॉब्लम नहीं आती है, और अच्छा जो कोडिंग करने वाला कोई भी होगा डेवलपर, वो ऐसे ही करता है, चाहे वीवी हो गया या कोई अदर लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो गई, ठीक है। तो हमने प्रोसेसिंग में क्या कर लिया, इसमें एंट्री करवा ली। एंट्री करवाने के बाद अब क्या करेंगे हम, एंट्री करवाने के बाद ये इसको लगे, अब मुझे कैलकुलेट करना है, इसको प्लस करना है ना, इन दोनों को प्लस करने के बाद क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो, अब हमने यहाँ पे एंट्री करवा दी डायरेक्ट, है ना। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे इसको कंसीडर करना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं यहाँ लाऊंगा। तो इससे बढ़िया मैं क्या करूंगा, इसकी जो प्रोसेसिंग हो गई मैं इन्हीं के बीच में करवा लूंगा प्रोसेसिंग, उसके बाद एंट्री करूंगा लास्ट में जाकर। तो ये क्या होगा मेरा, ये आउटपुट होगा लास्ट, ये होगा आउटपुट। यहाँ मैं इसको करूंगा यूज आउटपुट में, यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, एक्स, अब क्योंकि यहाँ पे मुझे एंट्री करवानी है फाइनल की,
तो मैं क्या करूँगा, इसको भी डिफाइन कर लेता हूँ ताकि मुझे आउटपुट में दिखाना पड़े, अच्छा इसमें ये सारे फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद मुझे क्या करना, अच्छा यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे इनपुट, फिर इसके बाद सब कुछ करके एक साथ लास्ट में मैं पेस्ट करूँ सब कुछ, सारी वैल्यू। मैं क्या करूँगा, इसको भी डिफाइन कर लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ डिम टोटल एज अ इंटीजर, ठीक है, ताकि आपको क्लियरिटी रहे टोटल क्या है। तो क्योंकि टोटल में मुझे क्या करना है, इनका प्रोसेसिंग करवानी है, इसलिए मैं लिखूंगा टोटल यहाँ पे, और टोटल में क्या करूंगा, x प्लस वाई, ये हो गई मेरी प्रोसेसिंग। क्लियर, ये प्रोसेसिंग हो गई। इसको जेड नाम दे सकते हैं। हाँ, जेड भी दे सकते हैं, लेकिन टोटल मैंने इसलिए दिया कि इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा, अच्छा टोटल है ये। मैं जेड भी दे सकता हूँ, लो जेड दे दो, जेड दे दिया जेड। इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन का चांसेस रहता है, इसलिए हमने, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गई प्रोसेसिंग, जेड इक्वल टू, अब हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं 7, और इसकी क्या है, एच का कितना होता है 6 7 8, एक्स वाई, और ये क्या होगा जेड, एफ का 6 हो जाएगा। हो जाएगा एफ का, हाँ एफ का 6 है, और यहाँ पे 8 4 6 8, ठीक है। तो ये अब क्या हुआ, अब आउटपुट हो गया फाइनल। अब हमें ये पता चल रहा है, अच्छा यहाँ पे ये एंट्री हो रही है, लेकिन इनकी प्रोसेसिंग क्या है, यहाँ पे पहले इसने ऐसे किया, फिर इसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन कर ली, प्रोसेसिंग कर ली, प्रोसेसिंग करने के बाद फाइनल आउटपुट में ये दिखा दिया भैया, यहाँ पे वैल्यू यही, आप देखो। अब रन कर लेते, रन कैसे करेंगे, यहाँ से जाके क्या हो गया, वैल्यू आ गई सारी कैलकुलेट करके। अब मैं क्या करता हूँ, फाइनली यहाँ पे एक एंट्री कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं जाके यहाँ से इसमें मतलब इसमें इसने 25 भी हटा दिया, वहाँ मतलब कुछ और एंट्री थी बाई की जगह पे ये 34 कर दिया, यहाँ पे उसका प्लस करके दे दिया है। और ऐसे नहीं हो सकता कि इसका ये रीड करके दे दे वो अभी डाटा। बता रहा हूँ, अभी हो जाएगा। कैलकुलेट, ये हो गया, ये वाली वैल्यू, ठीक है। अभी हमने क्या करा, हमने एक नॉर्मल कैलकुलेशन करी, हमने कैलकुलेशन की इसमें वैल्यू फिल करके, ठीक है, इस वाले में यहाँ पे कैलकुलेशन की, क्योंकि हमने क्या किया था, इसमें इसमें वैल्यू को हमने अपने हिसाब से फिल कर लिया था, है ना, अपने हिसाब से। अब अगर मैं चाहता हूं कि नहीं, अपने हिसाब से नहीं करूं, इसमें जो भी वैल्यू है उसको मैं रखूं, इसको कंसिडर करूं, और यहाँ पे उसको कैलकुलेट कर लूं, तो क्या करना पड़ेगा, मैं एक दूसरा सब रूटीन बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इसको लिखता हूँ 1। सिर्फ एक्स वाई के पीछे रेंज देनी पड़ेगी बस, बाकी ये सारा सही। अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से, ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए। ये हमने कर लिया था, हाँ, ठीक है। यहाँ से वैल्यू मैं चेंज करूंगा जितनी बार, उतनी बार क्या होगा, वैल्यू चेंज होके और कैलकुलेशन होगा। अब अगर मेरी रिक्वायरमेंट ये तो नहीं होगी कि अंदर जाके फिर मैं चेंज करूँ, मेरी रिक्वायरमेंट ये होगी, यहाँ पे कोई वैल्यू पड़ी हो, मान लीजिए 23 पड़ा है, इसमें पड़ा 15, यूजर यहाँ चेंज करे, उसके बाद इसको क्लिक करे, तो ये क्या आ जाए, इसका आंसर आ जाए यहाँ पे निकल के, है ना, क्योंकि यही ईजी वे है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इनको रीड करवाएंगे, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया इन वैल्यू को। हमने क्या डिफाइन किया, एक्स वाई एंड जेड, इन चारों को डिफाइन किया। यहाँ पे मैं टोटल कर लेता हूँ ताकि आपको समझ, अच्छा ठीक है, टोटल यहाँ पे आ गया। अब इनपुट में क्या आ गया, इनपुट में होगा, ये हमने डिफाइन कर लिया दोनों वैल्यू को, ये वाली हमारी वैल्यू हमने पता चल गया, अच्छा ठीक है। अब मुझे एक्स में इस वैल्यू को फिल करना, तो अब क्या करना पड़ेगा, उसको यहाँ पे जो एक्स के पीछे जो वैल्यू दे रखी है 25 34 दे रखा है, वहाँ पे रेंज दे देंगे हम इस सेल की। इस सेल की, हाँ, ये D7 हो गया, डबल कोड में रेंज D7। हाँ, उसके क्लियर। बाद में बाई का, हाँ, बाई का F7। और कोई एक्सपर्ट एडवाइस, और इसका कॉलम भी दे सकते हैं वैसे सेल करके ठीक है, देने से। कॉलम में दे दी। कोई और कोई कोई आइडिया दे रहा हूँ, क्या कर सकते, क्या ये सही मेथड है, ये सही बताया है। इसमें वर्कशीट भी ऐड करेंगे ना, वर्कशीट 1 में ये वाली ऐड करेंगे ना,
ये कर लिया हमने। वो तो हम Next, नीचे ऐड कर देंगे ना, इसलिए ठीक है, ये ठीक है अब। ये गलत हो गया मुझसे। इसमें वर्कशीट क्यों ऐड करनी होगी? नहीं, वर्कशीट इसलिए कि हम उस लोकेशन पे जाते हैं इसलिए। तो ठीक है ये वैल्यू, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इसमें ये x की वैल्यू को ट्रांसफर कर रहे थे, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, x में इसकी वैल्यू को ट्रांसफर कर रहे हैं। ये क्या है, ये रेंज है, और ये वाली रेंज क्या है, ये वाली रेंज ये है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, हम बाई में ट्रांसफर कर रहे हैं। मतलब ये हमारे जो हमने इनपुट लिया है वो ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, तो दिस वर्कबुक दिस शीट ये दोबारा से देना पड़ेगा यहाँ पे भी? हाँ बिल्कुल, पूरा देना पड़ेगा, नहीं तो कहीं अगर कोई दूसरी शीट हो, मान लीजिए आप कैलकुलेशन कर रहे हो और यही वाली शीट ओपन है, फिर क्या होगा, ये एक्टिव है, तो क्या होगा, वो एक्टिव वाली इसमें क्या करेगा, इसको समझ लेगा ये एक्टिव, और यहाँ पे फिर क्या करेगा, गलत हो जाएगा। हाँ, मतलब स्टेप बाय स्टेप, मतलब पूरा पूरा लिखना पड़ेगा प्रॉपर, इसमें। हमें प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि कहाँ पे गए हैं इसके। फिर ये अलग बात है कि इनको हम आगे ऑटोमेट करेंगे, छोटा कर सकते हैं इसको भी डिफाइन करके, ठीक है, वो हम आगे समझेंगे। अभी अगर हम समझाने बैठ जाएं तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स में वैल्यू फिल करवा ली ये वाली, और वाई में ये फिल करवा ली ये वाली वैल्यू। अब अगर हमें देखना हो तो कैसे देखेंगे, यहाँ से जाएंगे, यहाँ जाते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ से इमीडिएट विंडो एक ओपन कर लेते हैं, व्यू। स्क्रीन चली जा रही है आपकी बार बार। चली जा रही है, सबको यही दिक्कत हो रही है कि अब केवल तुम्हारे साथ ही है? नहीं 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 नहीं, वो सही आ रही है, नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा होगा तेरे एंड अच्छा, से। हाँ नेटवर्क का इशू हो सकता है। तो अब क्या करते हैं हम, देखो यहाँ से हमें क्या करना है, अब मुझे ए की वैल्यू चेक करनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसे इसको कर दिया, ये डिबग का पॉइंट है जिनको हम आगे समझाएंगे। और तो अभी चेक करने की कोशिश करेंगे, हम लिखेंगे डिबग डॉट प्रिंट, और इसमें लिखेंगे एक्स, ठीक है, और ऐसे ही डिबग डॉट प्रिंट, और इसको लिख वाई, रन करें, क्या आएगा। तो देखो पहले वाले में क्या आ रहा है वैल्यू, इमीडिएट विंडो में दिख रहा है यहाँ पे ये वाली वैल्यू, यही है हमारी वैल्यू। पहले वाले में 23 आ रहा है, और दूसरे वाले में कितना आ रहा है, 15, राइट। और इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं एक्स, तो हमने क्योंकि हमें डिबग किया हुआ है, तो इमीडिएट विंडो के थ्रू हम आपके अपने रिजल्ट को हम चेक कर सकते हैं कि ये ठीक है कि नहीं है। अगर मान लीजिए मैं इसमें करता हूँ 20 की जगह 27 कर दिया, और इसमें कर दिया 59, ये कर दिया। अब मैं एक रन करवाता हूँ, इसको चेक करने की कोशिश करता हूँ कि ये ठीक है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट क्लिक, तो क्या हुआ, हटा देते हैं ना, तो टॉप, और यहाँ से करते हैं रन। ये क्या है, पहले 27 आ रहा है और 59 आ रहा है, तो मतलब हमारी वैल्यू सही पिक कर रहा है ना, कोई इशू नहीं है। अब चलते हैं आगे, ये ठीक हो गया क्योंकि इसने वैल्यू को पिक कर लिया, और ये हो गया किसका पार्ट, इनपुट का पार्ट, ये इनपुट का पार्ट है ये पूरा यहाँ तक, ठीक है, ये ये कोडिंग। ये अब लिख रखा है एक जगह, टोटल इक्वल टू एक्स एक्स प्लस वाई। हाँ, अब हमें क्योंकि हमें यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी मेमोरी में ही हम, जैसे हम मौखिक क्वेश्चन करते हैं तो क्या करते हैं, हम कॉपी पे नहीं लिखते ना, पहले पहले हम अपने दिमाग में रीड करते, कैलकुलेट करते हैं उसको, अच्छा ये हो गया, ठीक है, फाइनल क्या होता है, आंसर जब होता है तब हम उसको कॉपी पे इनपुट करते हैं, अच्छा ये हो गया। तो सेम वे ये हमें यही करना है, इसकी मेमोरी में हम कैलकुलेट करेंगे, एक्स और वाई में हमने फीड करवा ली इसकी वैल्यू, ये वाली फीड करवा ली। अब जो भी परफॉर्मेंस होगी, कैलकुलेशन होगा, वो हम यहाँ कर लेंगे। इसकी मेमोरी में हमने डिफाइन कर लिया, अच्छा टोटल एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर एक्स और प्लस को जोड़ना है, जोड़ के इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हमें क्या करना है, फाइनल आउटपुट में देना है। क्या देना है, अब यहाँ चलते, फाइनल आउटपुट, फाइनल आउटपुट क्या होगा, इस वर्कबुक डॉट वर्कशीट कैलकुलेशन 7 और 8, क्या है 7 8, 7 इसका रो है और 8 क्या है, 8 कॉलम है, क्या हो H7, H7 में हम जाते हैं और यहाँ पे हम वैल्यू फिल करेंगे क्या, टोटल। यहाँ पे हम एक्स प्लस वाई भी लिख सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, टोटल इसलिए लिखा ताकि कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। एक स्ट्रीमलाइन वे होता है वो जो कोडिंग का, वो यही होता है। इसमें हमने क्या किया, पहले सारे इनपुट ले लिए, क्या इनपुट थे, दूसरे प्रोसेसिंग कर ली, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट क्या करना था वो कर लिया। अब अगर यही, ये जरूरी तो है नहीं कि हम तो अभी ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव से आपको दिखा रहे हैं कि एक सिंपल सा कोड है, ऐसा तो है नहीं कि आप 4 लाइन का कोड लिखोगे, उसमें थाउजेंड्स ऑफ लाइन आइटम हो सकते हैं उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो उससे क्या होगा, फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसलिए हमें जो कोडिंग करनी है वो इसी वे में करनी है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको क्या है, 2 का कोड 2 है, और मैं यहाँ जाता हूँ, इस पर असाइन में क्या आ रहा है, 2 का कोड 2 है और मैं यहाँ जाता हूँ, इस पर असाइन, 2 का कोड 2 है और मैं यहाँ जाता हूँ, इस पर असाइन, 2 का कोड 2 है और मैं यहाँ जाता हूँ, इस पर असाइन, 2 का कोड 2 है और मैं यहाँ जाता हूँ, इस पर असाइन, 2 का कोड 2 है और मैं यहाँ जाता हूँ, इस पर असाइन, 2 का कोड 2 है और मैं यहाँ जाता हूँ, इस पर असाइन, 2 का कोड 2 है और मैं यहाँ जाता हूँ, इस पर असाइन, 2 का कोड 2 है और मैं यहाँ जाता हूँ, इस पर असाइन, 2 का कोड 2 है और मैं यहाँ जाता हूँ, इस पर असाइन, 2 का कोड 2 है और मैं यहाँ जाता हूँ, इस पर असाइन, 2 का कोड 2 है और मैं यहाँ जाता हूँ, इस पर असाइन, 2 का कोड 2 है और मैं यहाँ जाता हूँ, इस पर असाइन, 2 का कोड 2 है और मैं यहाँ जाता हूँ, इस पर असाइन, 2 का कोड 2 है और मैं यहाँ जाता हूँ, इस पर असाइन
अब 1 है, 1 वाला ये है, असाइन कर लिया, करता हूँ। अब मेरा ये चेंज नहीं हो रहा, मैं करता हूँ इसको 61 और यहाँ जाके कैलकुलेट, 88 हो गया, इसको मैं चेंज करता हूँ 30। इस तरह से ये काम करता है बेसिक कैलकुलेशन। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन? आप खुद से करेंगे तो समझ में आएगा ज़्यादा। नहीं, बिल्कुल प्रॉपर समझ आ गया। अब क्या होता है, जब अब मैं सेव कर रहा हूँ ना, तो इसमें देखो कंट्रोल एस कर रहा हूँ तो क्या एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है। इसका ये एरर का मतलब ये है कि जो आपकी फाइल है ना, सेव वर्कबुक विद दीज फीचर्स एंड टर्न ऑटो सेव ऑफ कैरेक्टर, इसका मतलब ये है कि इसके हमने क्या किया हुआ है, हमने इस फाइल को ना नॉर्मल उसमें सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप यहाँ जाओगे ना, इस पे देखो XLSX, क्योंकि जब हम मैक्रो सेलेक्ट करते हैं तो XLSX सपोर्ट नहीं करता है। ये क्या करता है, इसका मैक्रो का अलग से एक्सटेंशन है, क्या है, XLSM, मैक्रो इनेबल्ड, या फिर आप XLSB में भी सब ऐड कर सकते हो, लेकिन XLSX में तो कैसे भी नहीं हो पाएगा। हम क्या करते हैं, इसका चेंज कर देंगे और यहाँ पे हम करते हैं सेलेक्ट, ऐड करें बेसिक कैलकुलेशन, डेटा एंट्री हो गया और बेसिक को ऐड। यस, फिर आप इस पे प्रैक्टिस करो, मैं दोनों ऐड कर देता हूँ ये, क्योंकि 1 घंटा भी हो गया अभी लगभग, फिर ज़्यादा हो जाएगा, है ना। और जो नेक्स्ट डिसीजन वाला पार्ट है वो हम कल करेंगे, हाँ, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। वीडियो एक बार देख लूंगा पीछे की, वो एक बार सेंड कर देना। हाँ, मैं अभी